ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक आज का हमारा जो है वो होने वाला सप्लाई का टॉपिक हमारा है। और लास्ट क्लास में डिस्कस हमने किया था रिगार्डिंग सप्लाई का डेफिनेशन, सप्लाई के फैक्टर्स, सप्लाई फंक्शन फॉर एग्जांपल। तो हम लोग आज से आगे बढ़ेंगे और टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो हमारा होने वाला है लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन कॉन्ट सप्लाइड, चेन सप्लाई। आगे हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, क्योंकि टॉपिक 7 नंबर इस स्लाइड में नहीं है, वो हम लोग कवर कर लेंगे अगले क्लास में। जहां तक हमने बात की सप्लाई के बारे में, तो हम देखा था कि सप्लाई का डेफिनेशन में बस यही लिखा है कि जब प्राइस हमारा जो था, जो प्रोड्यूसर मारते हैं वो करते क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एट डिफरेंट प्राइसेस में वो कितना विलिंग टू सेल है और कितना वो ऑफर कर सकते हैं सेल के लिए, सप्लाई कहते थे। जिससे कि लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि एक जो भी हमारा डिमांड है सप्लाई जस्ट ऑपोजिट नेचर दोनों के। जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, एसेट्स लायबिलिटीज जस्ट ऑपोजिट नेचर है, सेम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो तुम्हारा है जस्ट ऑपोजिट नेचर के हैं। जिस तरीके से डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स डिमांड को करते हैं अफेक्ट, सेम इस तरीके से हमें कुछ फैक्टर्स यहाँ भी मिलेंगे सप्लाई वाले केस में जो किसी भी गुड्स की सप्लाई करते हैं अफेक्ट, जो हम पढ़ चुके लास्ट वाले क्लास में। जिनको डाउट है उस टॉपिक में, वो लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, तुम लोग जाके वो लास्ट वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो सप्लाई भी हमारा एक तरह का नेचुरल इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही कह लो, जिसके फैक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर्स अगर एप्लीकेबल हो तो या तो मेरा सप्लाई बढ़ जाते हैं या सप्लाई मेरा कम हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो उसी फैक्टर्स में से तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे डिमांड वाले केस में था प्राइस फॉर एग्जाम्पल, ठीक इस तरीके से सप्लाई वाले केस में भी हमारे मेन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर कह लो, वो हमारा होने वाला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी कस्टमर किसी पर को सामान खरीदने से पहले, डिमांड करने से पहले उसके प्राइस को चेक करता है, प्राइस को कंसीडर करता है, ठीक उस तरीके से ही किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले, प्रोड्यूस करने से पहले, सेल करने से पहले प्रोड्यूसर या फर्म भी जो है सेलिंग प्राइस, इनके प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसीडर करता है। और जब भी हम यहाँ बात करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब हमारा होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक बाय के लिए होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब वो भी सेलिंग प्राइस चलो कह लो। एक सेलर के लिए वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस, जो भी प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब भी हमारा है सेलिंग प्राइस, ध्यान देना। तो सेलिंग प्राइस जो कमोडिटी का है वो डिमांड वाले केस में भी मेन फैक्टर था, सप्लाई वाले केस में भी वो मेन फैक्टर होगा। तो इस मेन फैक्टर को लेके जिस तरीके से हमने वहां बनाया था एक लॉ ऑफ डिमांड, हमने मतलब क्या हमने पढ़ा था, ठीक इस तरीके से सप्लाई वाले केस में भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी को लेकर हम एक लॉ पढ़ेंगे जो जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने पहले कहा डिमांड जस्ट उल्टा है सप्लाई का, सप्लाई जस्ट उल्टा है डिमांड का। किस तरीके से, तो डिमांड वाले केस में मैं क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, कि जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगा। इसका कारण रूल, इसका रीजन क्या है मैंने मेंशन कर दिया आगे जाके, टेंशन नहीं है। तो वो पहला टॉपिक पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई बस सिंपल सा चीज है कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस के और उसके सप्लाई के बीच में रिलेशन है कैसा। और यहाँ हमने पहले बेसिक अजम्पशन ले लिया इकोनॉमिक्स में कि जिस भी गुड्स के बारे में बात करें वो गुड्स हमारा नॉर्मल गुड्स, ध्यान देना। डिमांड वाले केस में सेम अजम्पशन हमारा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड्स, उसके डिमांड के बारे में। ठीक यहाँ भी हमने एक अजम्पशन लिया फंडामेंटल कि सप्लाई हमारा गुड्स, सप्लाई में बात कर रहे हैं वो हमारा होने वाला नॉर्मल गुड्स के बारे में। लेकिन जहां इस नॉर्मल गुड्स को मैं चेंज करूंगा शायद लॉ ऑफ सप्लाई मुझे वो रिजल्ट ना दे जो नॉर्मल गुड्स वाले केस में देता है। वो टॉपिक भी हमारा है एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई वाले केस में। तो पहले पता नॉर्मल गुड्स के बारे में रिलेशन क्या है उसके प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में। तो पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब अगर मैं किसी भी गुड्स देखूं कि गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई उसका मार्केट में, चाहे वो इंडिविजुअल सप्लाई हो चाहे हमारा मार्केट सप्लाई हो, वो भी हमारा बढ़ेगा फॉर श्योर। ऐसा क्यों, कुछ रीजन है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लिख दिया मैंने, पूरा समझा रखा है। तो वहां पर पहले पढ़ते हैं जो हमें स्क्रीन में दिख रहा है मुझे, पहले स्टेटमेंट। तो किसी भी लॉ में स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम लोग वो एग्जैक्टली वर्बटिम कॉपी करते हैं जो मुझे लॉ में लिखा है इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या शेड्यूल चलो कह लो, और उस ग्राफ को हम एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में क्लियर करते हैं। कभी भी पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि हाँ स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉ क्या है, फिर अजम्पशन
क्या assumption ले रहे हैं, और थर्ड वाला पार्ट हमारा आएगा explanation। तो एग्जाम में भी हम 3 पार्ट में आंसर को लिखेंगे, पूछा जाए मुझसे, पहला स्टेटमेंट, assumption और explanation, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने लॉ ऑफ सप्लाई वाले केस में, जस्ट वेट, लॉ ऑफ सप्लाई वाले केस में स्टेटमेंट हमारा है, लॉ ऑफ सप्लाई गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द सेम। आगे बात है, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी हम किसी भी थ्योरी में, फैक्टर्स तो बहुत सारे ना, 7, 8, 9, 10 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी में जब हम सिर्फ एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो अगले फैक्टर्स को हमको अजम्पशन लेना पड़ता है कि वो सभी कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग कौन सा फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट प्राइस। तो मान लेंगे कि अदर फैक्टर्स जितने भी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले तभी हमारे जो है वो हमारे कांस्टेंट है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आप लिखा है कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर रिमेनिंग कांस्टेंट। आगे बात करें सप्लाई फॉर कमोडिटी, इस वाले केस में जब अदर फैक्टर्स मेरे कांस्टेंट रहे, प्राइस में चेंज आए, सप्लाई फॉर कमोडिटी राइजेस विद अ राइज इन प्राइस। पहला लाइन ये रहा हमारा। सेकंड हमारा है कि सप्लाई फॉर कमोडिटी विल डिमिनिश या फिर डिक्रीज विद डिक्रीज या फॉल इन प्राइस। बस सिंपल से ये हमारा चीज है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट जो लॉ का हमने कॉपी किया। अब जो अजम्पशन के बारे में बात करता हूं, यहाँ पे अजम्पशन बस हम लोगों ने एक ही लिखा है, लेकिन एक फंडामेंटल अजम्पशन लेके चलेंगे, वो हमारा नॉर्मल गुड्स वाला। तो ध्यान देना, नॉर्मल गुड्स लिखो जो ना लिखो, पता है कि नॉर्मल गुड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, बस तुमको मैंने रिपीट कर दिया। तो एक बेसिक अजम्पशन यहाँ पे क्या चलेगा, और कि अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। जब भी तुम एक्सप्लेन करो किसी भी थ्योरी को, तो मैंने फिर से बोल दे रहा हूँ 3 पार्ट मुझे करना है, बेस्ड अपॉन दी मार्क्स कितना है। अगर 6 मार्क्स से मुझे पूछ ले ये क्वेश्चन, तो आराम से मैं इसको 3 पार्ट में लिखूंगा, स्टेटमेंट, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन। अगर मुझे यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफ में। अगर मुझे यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ दिया तो स्टेटमेंट लिखकर मैं ग्राफ और टेबल इन शॉर्ट ड्रॉ करके बस मैं उसको रैप अप कर दूंगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हें समझ टॉपिक ना, एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना लिखना है, कितना कम लिखना है, हम लोग तब बात कर लेंगे अभी। तो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, एक प्रैक्टिकल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगा, वहां पर किसी गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस लूंगा उसका, और एक एग्जामिनर को या फिर सामने वाले को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर जहां प्राइस और सप्लाई को लेकर मैं समझा दूंगा कि ये चीज यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ लिखा है देखो मैंने कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। तो पहले समझ चला आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, जो लोग को दिक्कत हो रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन तुम्हारा क्या है, 2 तरह के होते हैं रिलेशन किसी भी 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में। तुमने पढ़ा होगा, शायद तुमने स्टैट्स में 3 तरह के पढ़े हैं, लेकिन तो नॉर्मल पढ़ा होगा, इनवर्स रिलेशन और हमारा डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। जब एक के वेरिएबल बढ़े और उसके संग संग अगला वेरिएबल भी तुम्हारा बढ़े, तुम्हारा होता है पॉजिटिव वहां पर रिलेशन। तो प्राइस सप्लाई में सेम रिलेशन हमारा है। दिस रिलेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है, हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन जान लो कि किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, प्राइस इन्वॉल्व है, तो हम एक टेबल यहाँ पे यूज करते हैं, और उसी टेबल को जो शो करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, उसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। और जब मैं उसी सप्लाई शेड्यूल के इंफॉर्मेशन को मैं प्लॉट कर दूं ग्राफिकली, तो मेरा बन जाता है सप्लाई कर्व। ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसा कि नेचर में चेंज होगा किसी भी टेबल का, तो सप्लाई तो तुम्हारा जो कर्व का मिलेगा शेप या डायरेक्शन, वो भी हमारा चेंज होगा। तो यहाँ अगर तुम डायरेक्शन देख पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, तो डिमांड वर्स डायरेक्शन यहाँ पर चेंज है। डिमांड अगर मैं तुम्हें समझाऊं, कोशिश को समझाने का, डिमांड वाले में जो डायरेक्शन हमारा था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ अगर तुम देख पा रहे हो जो हमारा डायरेक्शन है सप्लाई कर्व का, वो कुछ इस तरीके से है। तो क्योंकि यहाँ पे नेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा जस्ट बीटा, जो हमारा यहाँ पर जो शेप होगा, जो डायरेक्शन हमारा कर्व का होगा, वो भी हमारा चेंज होगा फॉर श्योर। तो खैर वो तो बात का बाद में करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि द फिगर जो चीज मैंने फोटो बनाया, ये वाला पार्ट हमारा, द फिगर इन द फिगर द प्राइस राइजेस फ्रॉम 0 to 1। पहले लेवल पे क्या, 0 से 1 बढ़ता है, फिर 1 से 2 बढ़ता है, एंड सो ऑन करते करते 6 तक पहुंच जाता है।
With the increase in price of the commodity, the supply also increased from 0 units to 18 units. मतलब मैंने स्टार्टिंग से एंड दिखा दिया कि पहले 0 था, फिर बढ़कर कुछ समथिंग अबाउट 3 हो गया, 6 हो गया, करते करते प्राइस में 6 रुपए हो गया, सप्लाई हमारा 18 यूनिट्स हमारे मार्केट में हो गया, चाहे इंडिविजुअल सप्लाई तुम चलो कह लो। तो यहाँ पे क्या शो करता है टेबल हमारा कि प्राइस बढ़ते बढ़ते जैसे बढ़ा, सप्लाई भी क्वांटिटी हमारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इज सेलिंग 3 यूनिट्स एट ₹1, ध्यान देना टेबल हमारा यही शो कर रहा है। एंड व्हेन प्राइस फर्दर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2 रुपीज, ही इंक्रीजेस, यानी कि प्रोड्यूसर तुम्हारा सप्लाई टू 6 यूनिट्स एंड सो ऑन। ध्यान देना, बस किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सा यही तरीका है, रेफरेंस दे दो टेबल का और 2-3 उठा के पॉइंट्स रेफर कर दो, तुम्हारा आंसर बन जाता परफेक्ट हमारा। तो यहाँ पे एक कारण है, मैंने कहा था ना कि ऐसा क्या कारण है कि जो प्राइस बढ़ने पर जो तुम्हारा सप्लायर जो तुम्हारा ये है प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई इंक्रीज कर देता है। तो एक पहले तो कारण है हाई प्रॉफिट। अगर मैं अदर फैक्टर्स के बारे में बात करूं, वो तुम्हारा कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट है। तो कॉस्ट पहले भी 80 रुपए ही लग रहा था, अब भी 80 रुपए ही लग रहा है, लेकिन पहले हमारा सेलिंग प्राइस था 100 रुपए, अब हो चुका है 120 रुपए। तो पहले हमारा प्रॉफिट था 20 रुपए, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 40 रुपीज, बिकॉज में प्राइस बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा प्रॉफिट जो नहीं, पहले 20 कमा रहे अब 40 कमा रहे, ये इंस्पायर कर रहा है किसी प्रोड्यूसर को और प्रोडक्शन करने के लिए। बिकॉज अगर 1 यूनिट बेचेगा 40 रुपीज प्रॉफिट कमाएगा, 10 अगर बेचेगा वो 400 रुपए कमाएगा। तो इसी प्रॉफिट प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा उसका, वो उसको इंड्यूस कर रहा है, वो उसको जो है इंस्पायर कर रहा है मोर क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए। तो पहला कारण ये हो गया प्राइस बढ़ने का, लिखा है मैंने। द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज in supply is the increase in price, which means typing error यहाँ पर the reason behind the increase in supply is the increase in price, which means मतलब प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ने क्या मतलब होता है। पहला, हाई प्रॉफिट subjected to cost of production remaining the same। हमने पहले assumption लिया कि जो हमारा अदर फैक्टर से हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो अगर प्राइस अगर बढ़ता है इसका मतलब यही है कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ा देंगे। अगला हमारा कि प्रोडक्शन विल, जो प्रोड्यूसर हमारे होते हैं वो कभी कभी कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हो जानते हैं उनको कि अगर मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ता है। एकदम पढ़ोगे जाके अगले चैप्टर में कॉस्ट पर समझोगे चीज कि जैसे जैसे मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ना तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा। अभी टेंशन मत लो क्या होता है कॉस्ट वगैरह, लेकिन समझो अगर मैं 5 यूनिट प्रोडक्शन करूं, अगर वो छठा मुझे प्रोडक्शन करना हो तो छठे का कॉस्ट हमारा जो होगा एक लेवल के बाद ज्यादा होगा प्रीवियस लेवल पर। जब तक अगर प्राइस मेरा हाई नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्यों, कि अगला यूनिट मुझे प्रोडक्शन करने में पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। जब तक प्राइस नहीं बढ़ेगा तब तक मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। प्राइस बढ़ने पर एक बेनिफिट हमको मिलता है कि वह बढ़ा हुआ मार्जिनल कॉस्ट हमारा वो हमारा कवर हो जाता है, तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तुम इसको इन डिटेल समझोगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर में, तुम समझोगे। टेंशन मत, से बाद हमारा वही चैप्टर आने वाला है। सेकंड हमारा इंसेंटिव फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स। दो तरह के हमारे प्रोड्यूसर हमारे होते हैं किसी मार्केट में, एक तुम्हारे एग्जिस्टिंग होते हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं पहले से, एक हमारे होते हैं नए प्रोड्यूसर जो मार्केट को देखकर प्रॉफिट देखकर उस मार्केट में एंटर करते हैं। तो अगर प्रॉफिट अगर हाई होगा तो नए तुम्हारे जो है प्रोड्यूसर्स वो उस मार्केट में एंटर करेंगे फॉर श्योर। तो पहले 10 लोग तुम्हारे प्रोडक्शन कर रहे थे, अब 20 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 नए जुड़ गए, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, पहले सप्लाई बढ़ेगा पहले से ना, ये चीज यहाँ पर होता है। तो बढ़ा प्राइस का मतलब 3 हमारा होता है, एक तो हाई प्रॉफिट, कवरिंग ऑफ इंक्रीज्ड मार्जिनल कॉस्ट, थर्ड हमारा जो होता है एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, न्यू प्रोड्यूसर तुम्हारा। इन 3 कारणों से जो हमारा होता है प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सप्लाई, अगर मैं तुम्हें शेड्यूल समझा दूं तो यहाँ पे देखो कि जब 0 रुपीज था हमारा तब वहां पे जो हमारा सप्लाई था 0 यूनिट्स हमारा था। जब प्राइस 1 रुपए हो गया तो सप्लाई 3 यूनिट्स, जब प्राइस 2 रुपीज हो गया सप्लाई 6 यूनिट्स, ऐसे करते करते जब प्राइस हमारा 6 रुपए हो गए तो हमारा जो है सप्लाई 18 यूनिट्स हमारा हो गया। तो मैं इसी इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दूं ग्राफ में तो देखो मुझे क्या मिलता है, 0 0 फिर 1 5 3 2 10, आगे मुझे मिलता है 4 समथिंग, कुछ बीच में कुछ है मेरा 12 एंड 6 18। ध्यान देना, ठीक है, वहां पे बीच का फिगर लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग लिख लेना स्केल से मेजर करके। तो इस तरीके से मैं सभी पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे मिलता है कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोलूं ये हमारा कॉम्बिनेशन ए है मान के चलो, ये हमारा कॉम्बिनेशन बी है मान के चलो, ये हमारा कॉम्बिनेशन सी है मान के चलो, ये हमारा कॉम्बिनेशन डी ई एंड एफ एंड सो ऑन।
तो मैं इन्हीं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो मुझे मिलता है सप्लाई कर्व जो हमारा होने वाला है एस और एस, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व जस्ट उसका उल्टा होता है, सप्लाई कर्व कुछ हमारा ऐसा होता है बेस्ड अपॉन कि हमें टेबल का इंफॉर्मेशन हमने कैसे पुट किया है। तो कैसे समझ में तुम लोग आगे वो लॉ कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आगे बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। तो हमें पता है कि सप्लाई दो तरह के हमारे होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और हमारा मार्केट सप्लाई। तो मैं इंडिविजुअल सप्लाई के इंफॉर्मेशन को यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को प्लॉट कर दूं एक टेबल में। तो टेबल जो मेरा इंफॉर्मेशन शो करेगा उस टेबल को बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई हमारा। और जब मार्केट सप्लाई के इंफॉर्मेशन को मैं पुट कर दूं एक टेबल पर तो हमारा शो करेगा मार्केट सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हमारा चाहिए मार्केट शेड्यूल। तो कभी एग्जाम में डेफिनेशन डायरेक्ट पूछता तो इसका कभी नहीं है, कभी कभी पूछ ले, रेयर केस में देख लेंगे पेपर 10 साल का। तो इतना ध्यान देना, हम इन दोनों ही चीजों का, चाहे हमारा सप्लाई शेड्यूल हो चाहे हमारा सप्लाई कर्व क्यों ना हो, इनका हम यूज करते हैं सब लॉ ऑफ सप्लाई को समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि टीचर्स जो इकोनॉमिक्स के हमारे होते हैं वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि एक ड्राइंग्स भी अवेलेबल हो हमारे आंसर के साथ जो रिलेशन को स्टैब्लिश कर दें। तो इनका यूज हमारा होता है लॉ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए शेड्यूल और हमारे कर्व का। कर्व पता ही है, डिमांड तो हमारा चीज था, यहाँ पे सेम चीज है कि सप्लाई कर्व के बारे में अगर बात करूं कि बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा होता है सप्लाई शेड्यूल तुम्हारा का। अब अगर बात करूं इंडिविजुअल कर्व तो सेम चीज हमारा, तो पहले हम लोग कवर करते हैं शेड्यूल वाला पार्ट हमारा। So supply schedule is a tabular table, ध्यान देना, tabular representation showing various quantities which producers are willing to produce and sell at various alternative prices during a given period of time। यानी कि अगर मैं नीचे कंसीडर करूं तो अगर मेरे को प्राइस पर रुपये लिखा मुझे, तो जो अनंगा है और हमारा जो अनंता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सिंगल हमारे प्रोड्यूसर्स है और जब इन दोनों का मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है मार्केट सप्लाई, मुझे मिल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल के बारे में। तो अगर मैं खाली अनंगा वाला खाली फॉर एग्जांपल कंसीडर करूं टेबल हमारा विथ प्राइस, तो मुझे क्या मिलता है कि अनंगा तुम्हारा जो है 5 रुपए पे 3 सप्लाई करने को रेडी है, 6 रुपीज पे तुम्हारे 5 सप्लाई करने को रेडी है, 7 रुपीज पे तुम्हारे 7 पीस सप्लाई करने को रेडी है, 9 रुपए पर 8 पीस और तुम्हारे 10 रुपए पर 9 पीस। मतलब ये लॉ सप्लाई फॉलो हो यहाँ पर हो रहा है, प्राइस बढ़ते बढ़ते सप्लाई भी तुम्हारा बढ़ रहा है। तो टेबल यही ना शो कर रहा है कि अनंगा तुम्हारी है, जो भी लड़का है लड़की पता नहीं क्या है, तो वो तुम्हारा कितने रुपए पे कितना पे सप्लाई कर रहा है, इन्फॉर्मेशन देख के मुझे टेबल से मिल जा रहा है। मतलब ये हमारा एक सप्लाई शेड्यूल हमारा है। ठीक है, समझ में तुमको चला रहा हूँ। तो मैं बातें करूं कि इसका टाइप्स के बारे में, दो हमको मिलता है, इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल फर्म का, और एक हमें मिलता है मार्केट यानी कि उस पर्टिकुलर मार्केट में तुम्हारे इंडिविजुअल सप्लायर से अगर मैं सभी के सप्लाई को ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है मार्केट सप्लाई। ध्यान देना, तो यहाँ पर दो लोग का बच्चे में एग्जाम्पल लिया है। देखो 3 + 8 मतलब 5 रुपए पे दो प्रोड्यूसर इंडिविजुअली ऑफर कर रहे हैं, 3 और 5। तो मार्केट में अगर मैं अजम्पशन लूं सिर्फ दो ही हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो मार्केट में कितना सप्लाई होगा, 8 पीस, दोनों का सबमिशन सेम 5 और 8 पीस फॉर एग्जांपल। अगर मैं यहां चेक करूं तो मुझे कितना पे सप्लाई होगा, 30 रुपीज सबमिशन दोनों का, बिकॉज मैंने अजम्पशन लिया दो ही हमारे प्रोड्यूसर मार्केट में। 7 + 9 16, 8 + 10 18 एंड 9 + 11 20 मतलब दोनों का सबमिशन। तो जब भी हम लोग कंसिडर करते हैं सप्लाई शेड्यूल तो दो तरह के हमें मिलते हैं, एक तो हमें इंडिविजुअल, एक हमें मिलता है मार्केट वाला। तो फर्दर डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, an individual supply schedule is defined as the table, ध्यान देना, which shows various quantities of a commodity that an individual, ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है, that an individual producer or firm, ध्यान देना, ठीक है, would offer for sale at different prices during a given period। मतलब वो खरीद इंफॉर्मेशन अच्छी एक सिंगल सेलर के बारे में ही। लेकिन जहां मैं बात करता हूँ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, तो वहां मुझे कंसीडर करना पड़ता है सभी सेलर जितने उस मार्केट में अवेलेबल है सब मिलकर तुम्हारे कितना कर रहे हैं। तो हमारे वाले केस में सिंगल जो हमारा है वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। और जब दोनों को मैं ऐड करता हूं, जब मुझे फोर्थ मुझे टेबल मिलता है, ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। किसी भी शेड्यूल में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो प्राइस का हमारा कॉलम होना चाहिए और एक हमारा सप्लाई, या अगर मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो डिमांड वाला कॉलम होना चाहिए। तो मार्केट वाले केस में बस दो दिखाओगे तुम, इंडिविजुअल केस में तुम दो ही दिखाओगे, या तो ये या तो हमारा ये वाला। वो तुमको समझ में आ रहा होगा शायद, मैं साफ तौर कर दूं स्क्रीन। चलो
तो मार्केट मेरा क्या बस डेफिनेशन एग्जैक्टली वही रहेगा, हम बस वहां पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को चेंज करके ऑल प्रोड्यूसर वहां पे कर देंगे। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ कमोडिटी इज a table which shows various quantities of the good that all the producers are willing to supply at market prices during a specified time period। ध्यान देना, बहुत सिंपल टॉपिक था हमारा, टेबल तुम्हारे सामने है ही। अब अगर मैं उन इन्फॉर्मेशन को मैं प्लॉट कर दूं एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ में, चाहे मेरा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हो या मेरा मार्केट हो, तो जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफिकली इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को, तो मुझे मिलेगा फिगर, वो मेरा होगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमारा हो जाएगा। अगर मैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल को अगर मैं प्लॉट कर दूं और इसमें ग्राफिकल में ग्राफ में, तो मुझे ग्राफ मिलेगा अब वो हमारा होगा मार्केट सप्लाई कर्व हमारा होगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, पता ही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है, बस डेफिनेशन वही हमारा होगा। लेकिन ध्यान देना, इनका हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट किसी भी थ्योरी को समझाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। With a supply schedule, a supply curve is a graphical representation of a supply schedule which exhibits the law of supply। ध्यान देना, सेम चीज है। There are two types of supply schedule: individual supply curve। An individual supply curve is defined as a curve which shows various quantities of a given commodity which an individual producer, फिर से हमारा पे वर्ड आ गया individual, ध्यान देना, ठीक है, is willing to supply at different prices during a particular period of time। तो इतना समझने के बाद तुमको समझ में आ गया कि क्या हमारा होता है शेड्यूल, क्या हमारा कर्व होता है, तुम डिफाइन आराम से कर सकते हो, टेंशन नहीं है। आगे एंड अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, टाइपिंग एरर है, मैंने कॉपी बस मारा था, यहाँ पे कट किया, वहां हो जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। ध्यान देना, ये जो नहीं वर्ड हमारा, ये हमारा हो जाएगा मार्केट एंड मार्केट a supply curve is defined as the curve which shows various quantities of a given commodity which all the producers, ठीक है, which all the producers are willing to supply at different prices during a particular period of time। तो हमारे केस में अगर मैं देखूं तो ए और बी हमारा जो है ये हमारा इंडिविजुअल हमारा है, ठीक है। ए जो हमको कर्व मिल रहा है इस वाले ए वाले केस में और बी वाले केस में ये हमारा है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो थर्ड हमारा जो है मार्केट सप्लाई कर्व हमारा है। बस मैंने कुछ नहीं किया, टेबल को मैंने प्लॉट कर दिया है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलो। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने फैक्टर्स पढ़े थे उन चीजों के बारे में जहां पर सप्लाई जो हमारा था वो हमारा इंड्यूस करता था इसके बारे में कि सप्लाई हमारा बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो मुझे समझना पड़ेगा कि सप्लाई हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई था, मतलब प्राइस बढ़ने पर फॉर एग्जांपल कि उसके जो प्राइस बढ़ने पर हमारा जो है सप्लाई भी इंक्रीज हो, बस उसका हमारा एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। तो कुछ हमारे इकोनॉमिक फेनोमेना ऐसे भी होते हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा सप्लाई है उसका रिलेशन दिखा दे प्राइस साथ, मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मतलब हाई प्रॉफिट, और कहे तो कवरिंग द इंक्रीज्ड मार्जिनल कॉस्ट, वहां पर तो हमारा होता है फॉर एग्जांपल थर्ड जो हमारा होता है कि एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। लेकिन जहां भी कुछ इकोनॉमिक फेनोमेना ऐसे हो जो इन चीजों के बारे में रिलेशन स्टैब्लिश ना कर पाए, तो वहां को समझना पड़ा कि जो हमारा प्राइस के बढ़ने के साथ सप्लाई जो हमारा इंक्रीज हमारा होता है वो वहां पर नहीं होगा। तो उन्हीं को बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब उन सिचुएशन के बारे में कंसीडर मुझे करना है जहां पर अगर प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई ना बढ़े। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, हम लोग उनको डिटेल में समझेंगे इस वाले केस में। तो पहला हमारा क्या कौन सा केस हो सकता है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई हमारा ऑपरेट ना हो? तो पहला हमारा चेंज इन बिजनेस, सेकंड हमारा है मोनोपोली, थर्ड हमारा कंपटीशन, पेरिशेबल गुड्स वाले चीज में लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आर्टिस्टिक एंड ऑक्शन गुड्स या फिर रेयर गुड्स तुम कह सकते हो। तो हमारे सात हमारे ऐसे केस है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई हमारे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ा भी दूं तब भी इनका सप्लाई तो नहीं बढ़ेगा, या फिर इन केस में सप्लाई हमारा नहीं बढ़ेगा। तो वन बाय वन कंसीडर करते हैं क्या होते हैं वो। तो पहले हमारा है चेंज इन बिजनेस, ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है कि इट मे हैपन दैट सेलर मे प्लान टू एंटर इनटू इंटायरली न्यू बिजनेस, ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी होता है हम फॉर एग्जांपल शू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब हमारा मन है कि हम एक डिपार्टमेंट और खोले, एक प्रोडक्शन लाइन और खोले जहां हम कपड़े बेचे फॉर एग्जांपल, तो उसे कहते हैं चेंज इन बिजनेस। एक हमारा होता है कंप्लीट चेंज इन बिजनेस जहां मैंने एग्जिस्टिंग लाइन को बंद करके नया लाइन में स्टार्ट किया। एक हमारा होता है न्यू लाइन ऑफ बिजनेस जहां हम देखते हैं
कि पहला वाला चल रहा है, हम किस न्यू बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे कंप्लीट चेंज लेके चलेंगे। द करेंट वन, सो व्हेन द प्रेजेंट बिजनेस इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, ध्यान देना जो हम लोग नहीं अभी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कि पहले शूज बना रहे थे, अब शूज को बंद करके हम एंटर कर रहे हैं क्लॉथ इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो क्लॉथ जो मेरा शूज वाला बिजनेस है वो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे खड़ा हुआ है ऑफ क्लोजर। The seller may sell his goods at lower prices to clear them off. So here too the law of supply is not being followed. क्यों? ध्यान देना, हमारे इंडिया में एक रीबॉक कंपनी था शूज वाला, वो भी मिलता है। तो जब ऐसा है कि रीबॉक शूज कंपनी हमारा जो था वो दिवालिया हो गया ऑलमोस्ट, उसने बोला कि जो इंडिया का हमारा बिजनेस है शूज वाला वो हमको अब नहीं करना। तो उन्होंने क्या, उसके स्टॉक में शूज पड़े थे रीबॉक के, उन्होंने क्या किया, उनको आधे दाम पे बेचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या उस समय में उनको हाई प्राइस मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। वो अगर पहले वाले केस में मार्केट में 100 पीस अगर लाते थे बेचने के लिए, जब उनका बिजनेस बंद होने वाला था तब मार्केट में वो 10,000 पीस शूज अपने स्टॉक लाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे क्या देखें, एक तो उन्होंने प्राइस कम कर दिया, तो उनके शूज बिक नहीं रहे थे, लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज कर देते। इस वाले केस में कह सकती है हमारा एक एक्सेप्शन वाला केस है, जहां पर कोई भी अगर बिजनेस बंद करती है अपने आप को, अगर उसमें स्टॉक बचा पड़ा हुआ है तो अब वो हायर अमाउंट ऑफ गुड्स को लाती है सेल करने के लिए कम प्राइस पर। होप तुमको समझ में आ रहा हो, ऐसा ऑलमोस्ट हर जगह होता है। हम लोग देखते हैं कि सेल वाले पीरियड में बहुत से सामान बिकते हैं किसी ब्रांड स्टोर में, तो सेम यहाँ पर होता है कि उनको अपना स्टॉक जो है क्लियर करना है, चाहे वो बंद हो रही हो चाहे ना बंद हो रही हो। ठीक है, आगे बात करते हैं मोनोपोली। तो तुम लोग पढ़ोगे कि आगे चैप्टर्स में टाइप्स ऑफ मार्केट में मोनोपोली के बारे में, जहां पर किसी भी गुड्स का सिर्फ एक सेलर होता है। अगर मैं पूछूं कि पूरे इंडिया में रेलवे कौन चलाता है, तुम बोलोगे खाली गवर्नमेंट या फिर इंडियन रेलवे। इस वाले केस में तुम कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो मोनोपोली राइट ले रखी है रेलवे वाले के डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैं तुमसे पूछूंगा कि स्पेस सच का काम तुम्हारा किसके हाथ में, तुम बोलोगे गवर्नमेंट के हाथों में। तो कोई भी काम जब सिर्फ एक आदमी ही करे किसी इकोनॉमी में तो उसे कहते हैं मोनोपोली। तो तुम लोग भी जानते हो बहुत कम चीजों के बारे में मोनोपोली, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पढ़ेंगे मार्केट वाले चैप्टर में इन डिटेल इनके बारे में। जब किसी भी इकोनॉमी में सेलिंग का राइट, प्रोडक्शन का राइट सिर्फ एक आदमी के ही हाथ में हो, एक एंटिटी के ही हाथ में हो, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोपोली। ध्यान देना, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब होता है सेलर या प्रोड्यूसर, तुम चलो कहें। तो इस वाले केस में क्या दिखा है कि अगर प्राइस बढ़ता है ना तो मोनोपोली जो है अपना सप्लाई नहीं बढ़ाता। क्यों? ध्यान देना, उसे पता है कि अगर तुम जाके पढ़ोगे मार्केट चैप्टर में एक चीज के बारे में कि अगर सप्लाई बढ़ने पर प्राइस बढ़ने पर सप्लाई अगर बढ़ता है तो एक लेवल तक ही बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। ये तुम समझोगे मार्केट चैप्टर में। मान के चलो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो यहाँ पे ऑपरेट करता है। जैसे मैं सप्लाई बढ़ा, देखो इनिशियल पे प्राइस बढ़ा तो मार्केट में गुड्स ही नहीं है, उसको देखकर सभी प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा दिए। जहां मार्केट में गुड्स आ गया, लोगों को चीजें पता कि मार्केट में गुड्स अवेलेबल है, शॉर्टेज नहीं है, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस तुरंत डाउन तुम्हारा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आम फॉर एग्जांपल किसी चीज में आते हैं मार्केट में, स्टार्टिंग में हाई प्राइस होते हैं, तो हाई प्राइस को देखकर और आम मार्केट में आते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, प्राइस कम होता है कि नहीं होता है। एग्जाम्पल लो, अभी बस आम का सीजन स्टार्ट ही हुआ है तो पके आम मिल रहे 100 रुपए किलो में, तुम एक दिन में रुक जाओ, तुम उसी आम को देखोगे मिल रहा है वो 40 की 30 रुपए मिल रहा है। क्यों ऐसा होता है? सप्लाई में बढ़ जाता है। तो ये चीज को मोनोपोली जो होता है, कोई भी सेलर बड़ी समझता अच्छे तरीके से, तो प्राइस को बढ़ने पर भी जो है सप्लाई नहीं बढ़ा सकता कि प्राइस हमारा क्या हमेशा बढ़ा हुआ रहे। तुम्हारा एक्सेप्शन वाला केस है। तो व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द मार्केट, कंट्रोल मतलब क्या, प्राइस बढ़े तभी मैं सप्लाई को अनकंट्रोलेबल वे से नहीं बढ़ाऊंगा, कंट्रोलेबल वे से ही बढ़ाऊंगा ताकि प्राइस हमेशा मेरा बढ़ा हुआ रहे। Then the law of supply may not operate. For example, in case of monopoly, the single seller may not necessarily offer a larger quantity supplied even though the price of goods is higher. क्यों ऐसा मैंने पहले कहा, उसको पता है अगर वो सप्लाई बढ़ा देगा तो एक पॉइंट के बाद दाम जो है कम हो जाएगा, तो इस केस में लॉस हो जाएगा। तो कंट्रोल्ड वे में सप्लाई करता है कि प्राइस हमेशा हाई रहे, मतलब मार्केट में शॉर्टेज बना के रखो ताकि लोग क्या करें, मुझको हाई प्राइस देने को रेडी हमारा हो। आगे, मार्केट कंट्रोल बाय द मोनोपोली अलाउज टू सेट द मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड इन द मार्केट। तो उनको टेंशन मत लो कैसे हो रहा है, तुमको
इन डिटेल समझा दूंगा मार्केट वाले चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। आगे हमारा जो फैक्टर हमारा कंपटीशन। तो कभी कभी कंपटीशन में क्या देखा गया है कि मार्केट में मार्केट कंपटीशन देखा गया है कि अगर मान लो किसी का दाम अगर बढ़ रहा है, चाहे फिर तुम्हारे जो सेलर्स तुम्हारे होते हैं आपस में इतना कंपटीशन है सेल करने का, मार्केट में जमे रहने का, कि वो लोग प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करते हैं, बल्कि बढ़ ही मार्केट में सेल ज्यादा अमाउंट करते हैं। क्यों? अगर मैं ज्यादा सेल करूंगा तो हमारे कस्टमर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। जो इतना कस्टमर गेन कर पा रहा है उतना वो प्रॉफिट लेके जा रहा है कम से कम। चलो तो यहाँ पर तुम ये देखो कि प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में सस्टेन करने के लिए मेरे को पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। उनको पता ही है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाले केस में तो प्राइस ना बढ़े तब भी हम सेल ज्यादा हम करते हैं। तो इस वाले केस में ध्यान देना वही है कि वो अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक एन ओलिगोपोली, तुम पढ़ोगे टेंशन मत लो, क्या बात, नाम सुन लो अभी। ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन may be facing more competition, therefore offering to sell more quantities at lower prices and neglecting the law of supply। ठीक है। तुम सोचो कि तुम लेके चलो, एक काम करो कि सिम कार्ड का मार्केट लेके चलो, जियो है, एयरटेल है, यहाँ पर हर एक जियो, एयरटेल और वोडाफोन चाहते हैं कस्टमर्स हमारे बने, तो कम से कम प्राइस रख कर ये लोग जो है प्लान या प्रीपेड प्लान के मार्केट में ज्यादा सारा कस्टमर गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ा नहीं ना, लेकिन वो अब जो अपने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्केट कैप्चर करना है, कंपटीशन हाई है, तो कम दाम पर चीजों को ज्यादा सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे बात करते हैं पेरिशेबल, ध्यान देना। तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस। तुम सब्जी मार्केट कर भी जाओ, मान के चलो तुम शाम के मार्केट में गए हो और तुम देखो कि अब जो है सब्जी ऑलमोस्ट अगर कल तक मॉर्निंग करेगी तो खराब हो जाएगी, तो उसके तुम्हारे सेलर्स क्या करेंगे, जो तुम्हारे सब्जी वाले हैं, वो कम से कम प्राइस में तुमको बोलेंगे ठीक है 5 किलो लेके चल जाओ, उसको पर किलो 2 रुपए ही दो, पहले 3 रुपए मांग रहे थे फॉर एग्जाम्पल। क्या तुम देखो कि पता है कि वो गुड्स एक टाइम के बाद खराब हो जाएगा, इस सेलर को ही पता है, तो कभी तो कम लॉस हो रहा है और कम दाम पे बेचेगा ज्यादा क्वांटिटी। लेकिन अगर गुड्स कोई नहीं परचेज किया, खराब हुए तो पूरा उसका स्टॉक का लॉस हो जाएगा, तो कम दाम पे भी क्या करता है, सामानों को सेल करता है, बिकॉज सामान हमारे पेरिशेबल। ध्यान देना। In case of perishable goods, the supplier would offer to sell more quantities at lower prices to avoid losses due to damage of the product। क्या यहाँ पे लॉस ऑपरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आगे है लेजिस्लेशन रेस्ट्रिक्टिव क्वांटिटी। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट एक कोटा डिसाइड करती है कि फॉर एग्जांपल की इकोनॉमी जो सेल्स हमारे होंगे वो इतना ही पीस सेल करें, या प्राइस हमारा कुछ भी हो, चाहे प्राइस हमारा कम हो चाहे हमारा प्राइस हाई हो, वो उसके बियॉन्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तुम लेके चलो फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर की बात है, कोरोना वाले में सैनिटाइजर तुम्हारा फिर मास्क वगैरह, उससे गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड कर दिए थे। ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी बोला था कि कौन सा प्रोड्यूसर कितना पीस जो है प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पर चाहिए, उस समय नेशनल इमरजेंसी हमारा सिचुएशन है। तो किसी किसी केस में गवर्नमेंट करती है रिस्ट्रिक्ट, जहां पर प्राइस बढ़ने पर भी जो होते हैं प्रोड्यूसर्स सप्लाई को बढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है। ये प्राइस घटने पर भी उनको सप्लाई बढ़ाना पड़ता है। पीपी किट फॉर एग्जांपल, मास्क लेके चलो, तो गवर्नमेंट ने जब उसको सैनिटाइजर फॉर एग्जांपल लेके चलो एग्जांपल में, जब गवर्नमेंट ने इनके प्राइस को फिक्स कर दिया था कि 100 रुपए ही पर इतने एमएल बिकेगा, तब भी जो कंपनियां थी उनको गाइडलाइंस था कि आप प्रोडक्शन आप कम नहीं कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर तुम चल देखते हैं कि सप्लायर्स कैनॉट ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट हाई प्राइसेस व्हेन द गवर्नमेंट हैज पुट सम रेगुलेशंस ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्राइस सीलिंग एट विच द गुड इज टू बी फुल्ड एट द मार्केट। इन सबको तुम पढ़ोगे मार्केट चैप्टर में, इन डिटेल पढ़ोगे, सुन लो अभी खाली चीजें कि गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो प्राइस बढ़ने पर भी सेलर्स जो है अब मोर प्रोडक्शन या मोर सेल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर पर दाम बढ़ने पर जो होता है उसका जो सप्लाई हमारा तो नहीं बढ़ता है। क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर? Since the production of agriculture products cannot be increased beyond a certain limit। ध्यान देना, अब अगर चावल मिल रहा है 100 रुपए किलो, उसको मैं 200 रुपए किलो भी कर दूं तो क्या चावल 2 महीने में अवेलेबल हो जाएगा? नहीं, चावल को पकड़ने में अगर 6 महीने लगते हैं तो 6 महीने बाद ही सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई हमारा फ्लक्चुएट, यहाँ पर बात करें इंक्रीज और डिक्रीज, हम बात करते हैं करंट प्राइस के बढ़ने या घटने के बारे में। तो जो हमारे होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनको बनने में समय लगता है। आटा, गेहूं फॉर एग्जांपल, बाजरा फॉर एग्जांपल, राइस फॉर एग्जांपल, सब्जियां फॉर एग्जांपल, इनको बड़े या पकने में टाइम लगता है।
तो अगर अभी करंट का प्राइस में घटे बढ़े कुछ भी हो तब भी सप्लाई नहीं बढ़ेगा, बिकॉज 6 महीने बाद वो पक के आएगा या फिर कट के आएगा। फॉर एग्जाम्पल द सप्लाई ऑल्सो कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट्स, बिकॉज लैंड लिमिटेड है, एग्रीकल्चर वाले तुरंत में अवेलेबल नहीं होते, टाइम लगता है उनको रेडी करने में। इवन इफ द प्राइस आर हायर द प्रोड्यूसर इज अनेबल टू ऑफर मोर क्वांटिटीज बिकॉज द रिसोर्स आर रेस्ट्रिक्टेड एंड दिस अ टाइम बाउंड प्रोसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिस्टिक एंड ऑक्शन गुड्स। तो ये ऐसे गुड्स हमारे होते हैं जो रेयर होते हैं, मतलब इनका सप्लाई फिक्स्ड है। अब मैं तुमसे पूछूं मोनालिसा का पेंटिंग फॉर एग्जांपल, दुनिया में एक ही है ना, कोई उसको 10 करोड़ मांग रहा है, कोई उसको 20 करोड़ मांग रहा है, तो क्या प्राइस बढ़ने पर 2 पेंटिंग आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनका सप्लाई लिमिटेड है। तो दुनिया में वो गिने चुने ही तुम्हारे हैं, तो उनके प्राइस बढ़ सकता है लेकिन उनका सप्लाई नहीं बढ़ सकता, बिकॉज हमारे रेयर गुड्स हमारे हैं। होप तुमको समझ में आ रहा हो। The supply of such goods cannot be increased or decreased, ध्यान देना, easily according to demand. Thus, it is difficult to offer more quantities even if the prices shoot up. चलो अब पेंटिंग का दाम हो गया 100 करोड़ रुपए, 10 पेंटिंग चली आई, वो बनाने वाला बंदा मर गया है, तो कहां से पेंटिंग बनाएगा? और जो पेंटिंग के बारे में दाम बढ़ रहा है, पेंटिंग दुनिया में सिर्फ एक ही है, ओरिजिनल पेंटिंग। तो इस वाले केस में हमें क्या मिलता है, कितना भी प्राइस अगर बढ़ जाए क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ता, बिकॉज वो गुड्स अवेलेबल ही हमारे लिए है। होप तुमको समझ में आ रहा हो। So, अगर बातें करूं फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, तो मुझे दो कॉन्सेप्ट मुझे मिलते हैं मेनली। एक तो डिस्कस हमने कर लिया, वो तुम्हारा जिसका कर्व के रिगार्डिंग, जहां पर जो सप्लाई मुझे कर्व मिलता है वह मिलता है हॉरिजॉन्टल। तो मैं तुम्हें ड्रॉ करके समझाता हूँ, वो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन कभी कभी टीचर ना तुम्हारे नॉलेज को चेक करने के लिए पूछ लेते हैं इस टॉपिक को, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। ध्यान देना, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा हम समझेंगे। तो हम लोग अभी समझने से पहले वर्टिकल कर्व हमारा क्या था। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल एक, अगर मैं ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल एक ये ग्राफ का वैसे ड्रॉ कर दूं, तो अगर मैं प्राइस कितना ही बढ़ाऊं, डिमांड तो सप्लाई तो बढ़ने वाला यहाँ पे है नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड्स मार्केट पूरे इकोनॉमी में बस एक ही पीस अवेलेबल। तो इस वाले के तो होता क्या, मानो प्राइस हमारा था P1 फॉर एग्जाम्पल, उसका सप्लाई था Q1, तो हमने प्राइस को बढ़ा दिया P1 से P2 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मोनालिसा का पेंटिंग बढ़ जाएगा? दो ठो नहीं बढ़ेगा ना, वो एक ही रहेगा, तब भी वो Q1 ही तुम्हारा कर रहा है। अब अगर मैं इसको और बढ़ा दूं फॉर एग्जांपल P3 कर दूं, तब भी वो नहीं सप्लाई हो पाएगा, बिकॉज वो और है नहीं मार्केट में, कहां से नया आएगा? पेंटर मर चुका है, पेंटिंग बस एक ही है, सप्लाई बढ़ ही नहीं रहा है और बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज चीज हमारा बस एक सिंगल पीस हमारा है। अब प्राइस को मैं कितना भी, मैं P8 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, बढ़ा के बहुत बढ़ा दूं, तब भी मैं नया पेंटिंग कहां से लेके आऊंगा, और वो चीज उतने प्राइस पे तुम्हारा होगा। यहाँ तुम अगर इस कर्व को देख रहे होगे, तुम्हें एक वर्टिकल, स्ट्रेट वर्टिकल तुम्हें कर्व मिल रहा है। एक होता है इंपॉर्टेंट हमारे सप्लाई वाले एक्सेप्शंस वाले केस में, जहां पे कुछ भी कर लो सप्लाई नहीं बढ़ने वाला, सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा, तुम प्राइस कितना बढ़ा लो, कितना भी तुम क्यों ना घटा लो। तो इस वाले केस में कर्व मिलता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल, स्ट्रेट वर्टिकल कर्व मुझे मिलता है। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, मैं तुमको स्कैन करके तुम्हें भेज दूंगा तुम लोग को, तुम्हें वहां पे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करूं इंपॉर्टेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्टिकल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कभी कभी टीचर तुमसे पूछ लेते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व के बारे में, जो कि हमारा एक्सेप्शंस ही है। तो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व तुम्हारा क्या, ध्यान देना, ये कर्व ऐसा है जो एक पॉइंट तक तो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद से ये एक्सेप्शन में तुम्हारा बदल जाएगा, मतलब बेंड कर जाएगा। तो अगर मैं ड्रॉ समझाऊं, यहाँ पर जो मैंने कर्व लिखा है कोने में, ये जो कर्व हमारा है, ये कर्व हमारा है जो इस वाले पॉइंट तक, ध्यान देना, इस वाले पॉइंट तक लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ध्यान देना। तो अगर मैं इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर बात में करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं चले जाऊं, तो इस वाले पॉइंट में वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अजीब चीज है ना कि एक पॉइंट तक एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कुछ पॉइंट तक वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो किया, उसके बाद जो तुरंत टर्न ले लिया, इसे कहते हैं बैकवर्ड, मतलब बैक कर जाना, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। इसे हम लेबर कर्व भी कहते हैं, इसे हम लेबर कर्व भी कहते हैं। समझेंगे डिटेल में, चलो टेंशन नहीं है, इन डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, ये हमारा होता क्या है। तो लेबर मतलब लेबर आर, मतलब हम किसी कंपनी के लिए कितना काम कर रहे हैं, अगर मैं वो भी हम सप्लाई करना, अगर मान लो मैं एक लेबर हूं, मैं किसी कंपनी के लिए अपना टाइम दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेबर दे रहा हूं, वर्कर लेबर दे रहा मान के चलो, तो अगर मैं लेबर का सप्लाई यहां पर हो रहा है, तो इस वाले केस में अगर मैं कंसीडर करूं लेबर सप्लाई को, इसी इंफॉर्मेशन इसी पुट करके, तो एक वर्कर भी एक सप्लायर ही है लेबर का, ध्यान देना।
तो इस वाले केस में मुझे मिलता है बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। क्या? मान के चलो कि अभी सैलरी किसी का 10,000 तो वो 8 घंटे काम कर रहा है। कल को अगर उसका मालिक उसे बोले, ऑफर करे कि चलो मैं तुम्हारी सैलरी को 15,000 रुपए कर दूंगा, तुम 10 घंटे काम करो। हर वर्ग को पैसे का नीड होता है। वो ठीक बोले, ठीक चलो कोई नहीं, पैसे मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं 8 से 10 घंटे काम करूंगा। तो वेज रेट बढ़ा ना, तो टाइम सप्लाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 8 से 10 घंटे हो गया। कल को मुझे उसका है फॉर एग्जाम्पल, जो उसका ओनर है वो बोलेगा ठीक है तुम अच्छा काम करते हो, तुमको तुम्हारा सैलरी बढ़ा के अब कर देते हैं 25,000 रुपए। अच्छा काम करने का उसको मिला है एडवांटेज, ध्यान देना, उसको हाइक मिला है, पे हाइक चलो कह लो, 25,000 उसको मिल गया सैलरी। तो वो क्या देख रहा है कि 25,000 से नीड तो है नहीं उतना, उसका 10-15 में हो जा रहा है। तो वो लेबर क्या करेगा कि धीरे अपना जो वर्क आवर है कम कर देगा। ठीक, पहले उसे 8 घंटे के लिए मिल रहे थे 10,000 रुपए, अब उसे 10 घंटे के लिए, फिर 10 घंटे के लिए मिल रहे थे 15,000 रुपए, अब 10 घंटे के लिए ही उसे मिल रहे हैं 25,000 रुपए। तो जब वो आवरली काउंट करेगा तो उसे बोलेगा नहीं, मेरा तो इतना पैसे में काम चल जाता है, कम से कम पैसे में काम करता हूँ, मैं 10 घंटे काम नहीं करूंगा, अब मैं 8 घंटे ही काम करूंगा। तो तुमको समझ में आ चीजें। तो ऐसा होता क्या है कि जब भी वेज रेट तुम्हारा बढ़ता है धीरे धीरे करते करते, तो जो लेबर हमारा है वो एक पॉइंट तक तो अपना लेबर बढ़ाता है, उसके बाद से क्योंकि उसका जो लेबर आर वो इंक्रीज हो चुका है, वो उस चीज को उल्टा करता है, या फिर एक बियॉन्ड पॉइंट जाने के बाद जो लेबर आर को कांस्टेंट रखता है। अब सोचो किसी फ्रेशर का साइज तुम्हें 10,000, अभी किसी फ्रेशर का साइज 10,000 है और वर्किंग आवर मान के चलो 8 घंटे हैं, एक साल उसको पे उसको हाइक मिला, सैलरी का 15,000 मिला, तो थोड़ी वो 8 घंटे से 20 घंटे कर देगा या 15 घंटे कर देगा, काम तो 8 घंटे ही रहेगा। अब बाद सेकेंड डे उसको फिर से पे हाइक मिलता है, 15 से सैलरी 20,000 पे हो जाता है, तो यहाँ तो 8,000 ही उस सैलरी, 8 आवर्स तो काम करना है। लेकिन लेबर वाले केस में क्या होता है कि एक बार के लिए अपना इंक्रीज लेबर, जो लेबर आ रहा है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज वेज रेट, और एक पॉइंट के बाद वो लोग उसको बैक कर लेते हैं। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। सोचो तुम्हारा एक फ्रेश टीचर है, मान के चलो अभी तो फ्रेश है, सैलरी कम मिलेगा, तो पहले वो कम सैलरी पर 8 घंटे स्कूल में काम कर रहा है, अब उसको सब लोगों ने जान लिया, अब उसके पास लोग ट्यूशन के लिए बच्चे भी आने लगे, स्कूल से उसका सैलरी भी उसका बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो टीचर क्या फील करेगा कि अब मुझे आगे पढ़ाई करना, मान के चलो, ठीक है। तो टीचर क्या करेगी, पहले कहा कि 8 घंटे में 10,000 में सैलरी मिल रहा था, अब मैं ठीक 8 घंटे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 घंटे मान के चलो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सैलरी बढ़ा, मतलब 2 घंटे टाइम मैंने बढ़ाया, सैलरी मेरा बढ़ा, इनकम मेरा बढ़ा फॉर एग्जाम्पल। फिर क्या फील करेगा कि नहीं, अब जो मैं इनकम बढ़ गया है फॉर एग्जाम्पल, टाइम मुझे सेव करना है, बिकॉज प्रिपरेशन करना है मान के चलो, तो वो क्या करेगा कि जो पहले मैं 8 घंटे में कमाया करता था, अब उतना ही मैं कमा ले रहा हूँ 4 घंटे में, ध्यान देना, बिकॉज नाम बढ़ा ना, क्वेश्चन बढ़ा उसका। तो क्या करेगा, तुरंत ही अपना जो अपना वर्क आ रहा है स्कूल छोड़ देगा और ट्यूशन के बदौलत ही रहेगा। तो पहले जहां वो काम 10 घंटे करता था, मान के चलो 6 घंटे स्कूल, 4 घंटे ट्यूशन मान के चलो, तो वो कमाता था 20,000 रुपए स्टार्टिंग में, ध्यान देना। अब उसका तो नाम हो गया, इतना उसने अपना बना लिया मार्केट कि अब जो है वो उसी 10 घंटे में कमा लेना है, मान के चलो 50,000 रुपए। तो क्या देखिए, उतना मेरे को तो नीड नहीं है प्रिपरेशन करना है किसी एग्जाम के लिए, तो वो स्कूल छोड़ देगा और सिर्फ 4 घंटे ट्यूशन ही पढ़ाएगा। देखो पहले 10 घंटे लेबर आवर था, 6 घंटे प्लस 4 घंटे, कमा था 20,000 रुपए। अब उसने क्या कर दिया कि जो स्कूल का 6 आवर्स था उसने हटा दिया, छोड़ दिया, अब वो 4 घंटे ही काम कर रहा है और ट्यूशन बढ़ गया उसके, तो उसका तुम्हारा जो है सप्लाई जो अमाउंट, जो पैसा तुम्हारा है वो बढ़ गया, तो उस लेबर तुम्हारा कम कर दिया। तो यहाँ पर लेबर वाले केस में देखा गया हमेशा कि जब भी लेबर बढ़ता है, लेबर रेट अगर तुम्हारा बढ़ता है, तो लेबर्स पहले से कम टाइम देना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनको उतना पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत ही माइनर से हमारा कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लो। इस वाले केस में आगे बढ़ते हैं चीजों को, यहाँ पढ़ता हूँ। देखो, अ टिपिकल सप्लाई कर्व शोज एन इंक्रीज इन सप्लाई एज वेज राइजेस। मैंने कहा था ना कि एक पॉइंट तक लॉग पे तुम्हारा शो कर रहा है, इस वाले पॉइंट तक। The typical supply curve shows an increase in supply as wages rises. It slopes from left to right. Left मतलब left से right को हमारा बढ़ा, इस वाले से इस तरफ बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तुमको शायद उल्टा दिख रहा होगा कि मैं मेरा हाथ है, मान के चलो लेफ्ट टू राइट, ध्यान दे, तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे, तुम्हारा लेफ्ट से राइट को तुम्हारा बढ़ रहा है, कि मैं उल्टा देख रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे नहीं पता जो भी चीज है। However, in labor markets, we can often
विटनेस अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, कि अगर मैं किसी लेबर का अगर मान के चलो मैं लेबर रेट बढ़ा दूं तो एक पॉइंट तक तो बढ़ाता है अपना लेबर आवर, लेकिन उसके बाद से लेबर अपना वो कम करता है विद इंक्रीज इन वेज रेट। ध्यान देना, दिस मीन्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट हायर वेजेस कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन लेबर सप्लाई, मतलब लेबर आवर सप्लाई। ध्यान देना, दिस ऑकर्स व्हेन हायर वेजेस एनकरेजेस वर्कर टू वर्क लेस। भाई इतना पैसा को जरूरत ही नहीं है, मेरा दाम बढ़ गया, मेरा रेपुटेशन बढ़ गया मार्केट में, तो मैं कम काम करूंगा और पैसे उतना ही कमाऊंगा, पैसे ज्यादा कमा रहा हूं, ठीक है। एंड एंजॉय मोर लीजर टाइम। ध्यान देना, देयर आर टू इफेक्ट्स रिलेटेड टू डिटरमाइनिंग सप्लाई कर्व लेबर। पहला क्या है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टेट्स दैट अ हायर वेजेस मेक्स वर्क मोर अट्रैक्टिव देन लेजर। जो हमारा यहां से यहां तक काम कर रहा है, तो स्टार्टिंग में जो लेबर तुम्हारा होगा वो लेजर पे ध्यान नहीं देगा, बिकॉज उसको पैसे चाहिए, ठीक है, एक मूवमेंट तक, तो उसने काम वहां तक किया। सेकंड, देयरफॉर इन रिस्पांस टू हायर वेजेस सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज वर्क गिव्स ग्रेटर रेम्यूनरेशन। मतलब इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक ध्यान देना। आगे द इनकम इफेक्ट स्टेट्स दैट अ हायर वेजेस मींस वर्कर कैन अचीव अ टारगेट इनकम बाय वर्किंग फ्यू आवर्स। मतलब उसको पैसे चाहिए 10,000, जो पहले 8 घंटे काम करने मिलता था, अब उसको रेपुटेशन बढ़ गया है, तो वो तुम्हारा जो है कम 4 घंटे काम करके भी उसको 10,000 ही मिलेगा। तो क्या करेगा, अपना लेबर आवर को कम कर देगा, पहले 8 घंटे अब 4 घंटे ही काम करेगा, बिकॉज 10,000 इसको चाहिए। अजम्पशन लेके चलो दैट अ हायर वेज रेट वर्कर्स कैन अचीव अ टारगेट इनकम ध्यान 10,000 ध्यान देना, by working fewer hours. Therefore, if wages increase, it becomes easier to get enough income through working few hours. होप तुमको समझ में आ रहा होगा, बहुत टॉपिकल टिपिकल चीज है। कभी डिस्कशन दोबारा कर देंगे जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काम करते हैं ना कि एक तो हमारा बच्चा पढ़ा ना कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो काम करते हैं इस टॉपिक को हम लोग वहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक नंबर 6 यानी कि जो हमारा चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और सेकंड हमारा जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7 बस एक क्लास मुझे लगेगा, और हम लोग टॉपिक 6 और 7 को वहां कवर कर लेंगे, ठीक है। सो चलो अभी के लिए बाय कर लेते हैं सभी को, 1 घंटे बहुत हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, अगला क्लास 1 घंटे करके टॉपिक नंबर 6 टॉपिक नंबर 7 को हम लोग कवर कर लेंगे आसान से, ठीक है।